हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है निर्मला उपन्यास का कथानक। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निर्मला उपन्यास की सुंदर और सुशील नायिका निर्मला बाबू उदय भानुलाल की बड़ी लड़की है। उसके पिता अच्छे वकील हैं, जिन पर लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती है, लेकिन वह धन संचय करना नहीं जानते। घर में ममेरे फुफेरे भाई तो कोई भांजे भतीजे 20 लोग पाल कर रखे हैं। 15 साल की निर्मला का विवाहपूर्ण जीवन बड़े ही आनंद और आराम से कटता हुआ दिखाई देता है। अभी तक वह अपनी 10 साल की छोटी बहन के साथ गुड्डे गुड़ियों से खेल रही है। उसके पिता की एक गुंडे द्वारा मृत्यु हो जाती है। अब उसकी विधवा माँ कल्याणी इस एक ही झटके से दुर्वस्था में आ जाती है। निर्धन अवस्था में होते हुए लड़की का विवाह करना एक जटिल समस्या है। जहाँ पहले रिश्ता तय हुआ था, वहाँ से बड़ी बेरहमी से इस रिश्ते को ठुकरा दिया जाता है। अब बिना दहेज के किसी अच्छे शिक्षित युवक का मिलना तो असंभव ही था। मजदूर होकर कल्याणी को बड़े कष्ट उठाकर एक प्रोण दुहाजू वकील दामाद के स्वरूप में मिलता है। यह है मुंशी तोताराम, जो उम्र में निर्मला के पिता के समान है। वकील साहब को पहली पत्नी से 3 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा लड़का तो निर्मला से भी आयु में 1 वर्ष बड़ा है। वकील साहब की उम्र और सेहत दोनों ढली हुई है, लेकिन वकालत अच्छी चलने की वजह से तथा स्वभाव की कृपणता से आर्थिक स्थिति मजबूत है। उसी के सहारे दूसरा ब्याह कर पाए हैं। निर्मला शादी कर अपनी नई गृहस्थी में आती है, लेकिन अपने पति के पास बैठने और हंसने बोलने में उसे संकोच होता है। इसका कारण यह है कि एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति है। पत्नी धर्म पालन करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। वकील साहब के घर में उनके 3 बेटों के अलावा उनकी बड़ी विधवा बहन रुक्मणी भी रहती है, जिसे निर्मला का स्वामिनी बनकर घर आना अखरता है। रुक्मणी बच्चों को निर्मला के पास भी फटकने नहीं देती, जैसे वह कोई डायन हो और बच्चों को न जाने क्या कर दे। निर्मला एक अच्छे स्वभाव की सहिष्णु औरत है। बच्चों से मेल मिलाप उसे अच्छा लगता है। वह बच्चों की मांगें पूरी करे तो भी या उनकी बुरी आदतों के लिए टोके तो भी रुक्मणी ननद उसे ताने ही दिया करती है। ऐसी परिस्थिति में निर्मला अगर झुझलाकर पति से उसकी शिकायत करती है, फिर तो रुक्मणी घर में बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। पति और ननद से उकताकर निर्मला अपने सौतेले लड़कों में ही मन रमाना चाहती है। बच्चों के स्कूल तथा खेल की बातें सुनकर वह खिल उठती है। बच्चों के लालन पालन में ही खुद को व्यस्त रखती है। मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ने लगती है, जिससे उसका दिल भी बहल जाता है। मनसाराम एक सुशील बुद्धिमान लड़का है तथा निर्मला भी निर्मल चरित्र की स्त्री है। मनसाराम का निर्मला को अंग्रेजी पढ़ाना मुंशी तोताराम को खटकने लगता है। उसके मन में कुत्सित शंकाएं जाग उठती है। वह मनसाराम को निर्मला से अलग करने के लिए कुछ बहाने बनाकर स्कूल के बोर्डिंग में भेजने की बात करता है। संवेदनशील मनसाराम इससे अपमानित हो जाता है। अच्छे स्वभाव के बुद्धिमान लड़के के दिल को ठेस पहुंचती है। वह खुद ही बोर्डिंग चला जाता है। खाने पीने की तरह ध्यान ना देकर उसकी सेहत बिगड़ जाती है। संवेदनशील आयु में पिता का शंकालु व्यवहार उसे परास्त कर देता है।
उसे तीव्र ज्वर होता है और जैसे वह जीने की इच्छा ही इस उभरती आयु में खो देता है। उसकी बीमारी की खबर पाकर बाबू तोताराम उससे मिलने जाता है। मनसाराम के अध्यापक तोताराम से अपने लड़के को घर ले जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन ऐसी बीमार हालत में भी मनसाराम को वह घर ना ले जाते हुए अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, ताकि घर ले जाने से निर्मला स्वयं उसकी सेवा करेगी, जो तोताराम बिल्कुल नहीं चाहते थे। लड़के की गंभीर हालत में भी उसका यह शक्की स्वभाव उन पर हावी रहता है। घर पर निर्मला मनसाराम की बीमारी की खबर सुनकर दुखी होती है, उसे देखने के लिए छटपटाती है, मगर पति के डर से घर से बाहर नहीं जा सकती। कुछ दिनों बाद बच्चों से मनसाराम की बिगड़ती हालत के बारे में सुनकर वह अस्पताल जाने का निश्चय करती है। उसके अस्पताल पहुंचते ही तोताराम भड़क उठते हैं। वह निर्मला से अस्पताल आने का कारण पूछते हैं। निर्मला भी दृढ़ता से जवाब देती है, जिस कारण से आप यहाँ आए हैं उसी कारण से मैं यहाँ आई हूँ। उसकी आवाज़ सुनते ही मनसाराम आंखें खोलता है और शक्तिहीन अवस्था में भी चारपाई से उठकर निर्मला के पैरों पर गिरता है। अपने मन की बात भी निर्मला से कह देता है, मैं आपका स्नेह कभी भी ना भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पूर्ण जन्म आपके गर्भ से हो, जिसमें मैं आपके ऋण से उद्दीर्ण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैं आपको अपनी माता समझता रहा। मनसाराम को खून की ज़रूरत है। यह मालूम होते ही निर्मला अपना खून देने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, मगर उससे पहले ही मनसाराम यह दुनिया छोड़कर चला जाता है। मुंशी तोताराम पुत्र शोक से टूट जाते हैं। देर से ही सही, मगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मनसाराम जैसे पुत्र और निर्मला जैसी पत्नी पर स्नेह कर अब पछताते हैं। अब उनका दिल वकालत पर नहीं लगता, जिससे आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। इस बीच मनसाराम का इलाज करने वाले डॉक्टर से उनकी दोस्ती हो जाती है। डॉक्टर की पत्नी सुधा निर्मला की हम उम्र होने के कारण निर्मला की भी उससे दोस्ती हो जाती है। वह एक दूसरे के घर आने जाने लगती है। निर्मला से बातें करते वक्त सुधा को यह बात मालूम होती है कि निर्मला से जिसकी शादी प्रथम तय हुई थी, वह व्यक्ति उसका पति डॉक्टर सिन्हा ही है। एक तरह से निर्मला के जीवन की दुर्गति के लिए डॉक्टर सिन्हा ही जिम्मेदार है। सुधा पति से कहकर अपने देवर की शादी निर्मला की छोटी बहन कृष्णा से करा देती है। इतना ही नहीं, निर्मला के नाम से निर्मला की माता को 500 रुपये शादी के वक्त भेज देती है। निर्मला मनसाराम की मृत्यु के साल भर बाद एक कन्या को जन्म देती है। कन्या की सूरत मनसाराम से मिलती जुलती होने के कारण तोताराम समझते हैं मानो उनका पुत्र ही उनके घर वापस आया। मझला बेटा जियाराम निर्मला के गहने चुराकर एक दिन घर से भाग जाता है, तो छोटा सियाराम घर के झंझट से तंग आकर एक साधु के साथ घर से चला जाता है। वकालत ना चलने की वजह से घर की हालत भी खस्ता हो जाती है। तीनों बेटों को खोकर घर के इस सर्वनाश को तोताराम निर्मला को ही जिम्मेदार मानते हैं और छोटे लड़के सियाराम को खोजने के लिए घर से निकलते हैं। वह वापस आते ही नहीं। ऐसी हालत में निर्मला को सिर्फ सुधा का ही सहारा होता है। निर्मला उसी से मिलने कभी उसके घर जाती है। सुधा के पास वह अपने दुखों को क्षण भर के लिए भूल जाया करती है, लेकिन यह सुधा भी उसके नसीब नहीं होता। एक दिन सुधा के गैर हाजिरी में डॉक्टर सिन्हा निर्मला से थोड़ा अधिक अपनापन जताने की चेष्टा करते हैं। निर्मला उन्हें बिना कोई बढ़ावा दिए तुरंत वहां से चली जाती है, पर सुधा को जब यह मालूम होता है तो वह अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, जिसे तैश में आकर डॉक्टर साहब आत्महत्या कर लेते हैं। इन सब घटनाओं के लिए निर्मला खुद को दोषी मानती है, मन ही मन घुलने लगती है। पति और सतोले बेटे का कोई ठिकाना ना पाकर भी
उसका धैर्य नष्ट हो जाता है, वह बीमार पड़ जाती है। घर में बच्ची के दूध के लिए पैसे नहीं तो दवाई कहाँ से आए। अब निर्मला की जीने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। इसी बीमारी में उसकी यह विपत्ति। कथा समाप्त हो जाती है। मरने से पहले अपनी पुत्री को ननंद के हवाले करते वक्त निर्मला दिल को छूने वाला उद्गार निकालती है। कहती है, अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा, चाहे कंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले ना मड़िएगा। निर्मला के यह उद्गार यानी उसके शोकांत जीवन का सारांश है। इसी के साथ निर्मला उपन्यास का कथानक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।